श्रीगुरुमे नमः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। अद्य अस्माकं समक्षे अस्यां कार्यशालायां, यह कार्यशाला वेद वेदांत शोध संस्थान संस्कृत भारती और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजितः अस्ति। अस्यां कार्यशालायाम् अस्माकं मध्ये डॉक्टर नवीन पांडे महोदय अस्ति। तेषां परिचय ददामि। महोदय इदानीं वर्तमाने श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय सहायकाचार्य पदे सुशोभिताः। अद्य महोदय वास्तुशास्त्रे परिवारेषु संस्कृत महत्वं वदिष्यति। अहं महोदयं निवेदयामि यत् अत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् बोधयतु। आज के इस पावन कार्यक्रम में हमारे समक्ष डॉक्टर नवीन पांडे जी है, जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर सुशोभित है ज्योतिष विभाग में। और आज महोदय हम सबको यहाँ पर संबोधित करेंगे भारतीय वास्तुशास्त्र में परिवार व्यवस्था, इसके बारे में हम सबको लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद महोदय। आगच्छतु, अत्र आगत्य अस्मान् बोधयतु। नत्वाहिधारी शिवशक्ति रूपा ज्ञानात्मिकां बुद्धि प्रकाश कर्त्रीं देवी प्रसाद गुरुपाद मूर्ति नमाम्यहं विप्र सतीश पुत्रः नमाम्यहं विप्र सतीश पुत्रः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज इस वेद वेदांत शोध संस्थान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस चातुर्मास कार्यशाला में आप सभी ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं तथा आयोजक समिति के सभी सदस्यों से बहुत बहुत धन्यवाद की अपेक्षा करता हूं कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया है। साथियों, यह एक ज्ञान की गंगा है और चातुर्मास भी लगे हुए हैं। इस ज्ञान की गंगा में हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है। वह अमृत स्नान केवल गंगा में जाकर के अपने पापों को धुलना ही नहीं है, अपितु जितने भी हमारे संत मुनि विद्वान आचार्य हुए हैं, उनके मुखारविंद से जो भी स्फुटित होता है उससे भी हम अपने आप को स्नान करा हुआ मानते हैं। इसी ज्ञान गंगा में आज मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का जो समन्वय है, अंगी अंग भाव संबंध है, इस विषय में आपके समक्ष जितना भी मुझे समय मिला है उस समय में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। हम जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हमारे मूल में वेद ही आते हैं। वैदिक परंपरा, सनातनी परंपरा, गुरुकुल परंपरा, ये सब वेद से ही प्रणीत हुआ है। वेद हमारे चार हैं, चार ही उपवेद हैं और उन उपवेदों को जानने के लिए 6 अंग भारतीय मनीषियों ने, सनातन मनीषियों ने हमारे सामने रखे हैं, जिसमें ज्योतिष ये वेद का नेत्र रूपी अंग माना जाता है। इस नेत्र से जो हम देखते हैं
वो हमें साक्षात स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने धरती पर बैठ करके आकाश की गणना की थी, सौर चंद्र की गणना की है, और इस ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किया है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा शास्त्र। सिद्धांत ज्योतिष में जितने भी आकाशीय घटनाएं हैं, उल्का पिंड है, ग्रहों की चाल है, ग्रहों का वक्रत्व है, रेट्रोग्रेड होते हैं कई ग्रह, ग्रह कब शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा, इसके विषय में आकाशीय घटना जो हमारे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स इत्यादि हमारे समक्ष जो आते हैं, उसके विषय में सिद्धांत ज्योतिष हमें पूरी गणना के विषय में बताता है। इसके पश्चात आता है संहिता शास्त्र। संहिता शास्त्र एक विशेष स्थान को लेकर के गणना करता है। जैसे दिल्ली का संहिता यदि खराब होगा तो यहां रहने वाले सभी लोग पीड़ित होंगे। जैसे आप देखते हैं दिवाली के बाद पूरा दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन जाता है, तो यहां रहने वाले जितने व्यक्ति, जितने लोग होंगे, उन सब के जीवन पर वो प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा 2013 में केदारनाथ की त्रासदी आई, उसमें केदारनाथ की जो कुंडली है उस समय उसका समय सही नहीं चल रहा था, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में जो उसके साथ घटना हुई है उसके भीतर जितने भी लोग वहां गए थे, क्या सबकी कुंडली में उस समय मरने का योग था, क्या मार्केश योग था? नहीं था। तो वो उस जगह पर गए और उस चीज से वो पीड़ित हुए। इसका नाम है संहिता ज्योतिष। जैसे एक देश दूसरे देश पे युद्ध करेगा, कब युद्ध समाप्त होगा, इन सभी गणनाओं का जहां पर हमें फल विवेचन देखने को मिलता है वो है संहिता ज्योतिष। अब आती है होरा ज्योतिष। होरा ज्योतिष आ जाती है इंडिविजुअली, मेरी कुंडली में क्या है, आपकी कुंडली में क्या है, बच्चे की कुंडली में क्या है, कौन कब शिक्षा ग्रहण करेगा, कब बड़ा आदमी बनेगा, कब शादी होगी, कब नौकरी लगेगी, ये पर्टिकुलरली एक एक व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है। तो इसी के अंतर्गत, संहिता के अंतर्गत वराह मिहिर ने बृहद संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें वास्तु विद्या अध्याय पूरा आपके घर को लेकर के, किस प्रकार का आपका घर होना चाहिए, कौन सी दिशा में किचन होना चाहिए, कौन सी दिशा में आपका वॉशरूम होगा, कौन सी दिशा में आपका बेडरूम होगा, इस विषय को विस्तार से जो है बृहद संहिता में बताया है। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र अपने आप में स्वतंत्र विधा भी है। जो 4 वेद हुए हमारे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद है, जिसको हम स्थापत्य कला के नाम से भी जानते हैं। उसमें 8 अंग हुए वास्तुशास्त्र के: सामुद्रम गणितम चैव छंद ज्योतिष एव च शिरा ज्ञानम तथा शिल्पम यंत्र कर्म विधिस्तथा। सामुद्रिक शास्त्र, घर को देख करके उसके लक्षण पता करना कि इस घर के व्यक्तियों में कैसा स्वभाव होगा, इस घर के व्यक्ति किस प्रकार के नेचर के होंगे। गणित शास्त्र, इस घर का मैनेजमेंट सही है या नहीं है, कहीं से दीवार टेढ़ी तो नहीं जा रही है, दरवाजों का जो मापन है वो सही है नहीं है। उसके बाद आता है छंद शास्त्र, जो हम अपने घर को सजाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब छंद में आता है। इसी प्रकार से शिरा ज्ञान, आपके घर में जो वाटर लेवल है, वाटर सप्लाई है, कहाँ पे जल का स्थान होना चाहिए, कहाँ पे नहीं है, तो उससे जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हमारा जो जीवन है वो व्यवस्थित तरीके से रहे। क्योंकि इस ब्रह्मांड के जो अधिपति है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा है, वो इस ब्रह्मांड को भी चला रहे हैं और एकदम व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। अपने समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अपने समय पर अस्त हो रहा है, अपने समय पर चंद्रमा का उदय हो रहा है, अपने समय पर चंद्रमा अस्त हो रहा है। जब उस ब्रह्मांड नायक ने सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हमें बना के दी है, तो हम अपने घर, अपना सोसाइटी, अपना समाज, इसको भी हम व्यवस्थित तरीके से जिए, व्यवस्थित तरीके से हम इसमें रहें। इसी को जो है
हम वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि हमारा जो परिवार है, देखो अगर कुंडली एक व्यक्ति की खराब है तो उस व्यक्ति के ऊपर वो ग्रह घटित होंगे। किसी की शनि की दशा है, किसी की 7.5 चल रही है, अलग अलग विधाओं में सब लोग जी रहे हैं। लेकिन यदि घर खराब होगा वास्तु के अनुसार तो जितने व्यक्ति उस घर में रह रहे हैं वो सारे परेशान होते हैं, क्योंकि पूरा घर का जो मैनेजमेंट है वो 5 एलिमेंट्स पे है, पंच तत्व पे है। और 5 एलिमेंट्स जो है वो हमारे शरीर में भी 5 एलिमेंट्स है, और इस पूरी जो वसुधा है इसमें भी 5 एलिमेंट्स है। स्पेस एलिमेंट्स है, एयर एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट्स है, अर्थ एलिमेंट्स है और वाटर एलिमेंट्स है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी वही पंच तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और जो ये वसुंधरा है, जो धरती है, इसमें भी वही 5 एलिमेंट्स है। जितना वाटर लेवल इस धरती का है उतना हमारे शरीर में भी है। 70 से 71% धरती में वाटर लेवल है, उतना ही हमारे शरीर में भी है। जितना सोडियम की मात्रा समुद्र के जल में है उतने ही हमारे शरीर में भी है, बस परसेंटेज के हिसाब से कम है। हमारा शरीर छोटा है और ये पृथ्वी बड़ी है। लेकिन अगर कैलकुलेशन में देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है और वो 100 रुपये दान दे रहा है तो उसने 10% दान दिया है। कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, उसने 10 रुपये दान दिया, वो भी 10% दे रहा है। एक व्यक्ति है जो 10 रुपये कमा रहा है और 1 रुपये दान दे रहा है, वो भी 10% दे रहा है। परसेंटेज देखा जाए तो सेम है अर्थ एलिमेंट्स का और हमारा। तो क्यों ना हम इस एलिमेंट्स को इस तरीके से डेवलप करें, ये तो भगवान ने हमें दिया है। जो हम बनाने जा रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वो भी 5 एलिमेंट्स के तरीके से, अच्छे तरीके से, जहाँ पे एयर एलिमेंट्स है वहाँ से एयर मिले, फायर एलिमेंट पे फायर मिले, वाटर एलिमेंट पे वाटर मिले। स्पेस एलिमेंट, आजकल लोगों ने छत कम कर दी है, फॉल सीलिंग डाल दी है, तो जितना स्पेस एलिमेंट कम होगा उतना आपका सर दुखेगा। ऑफिस में 2-3 घंटे बैठने के बाद आपको बाहर निकलना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आकाश तत्व जो है वो कम कर दिया है। आप किसी मंदिर में चले जाओ, किसी बहुत बड़े जहां पे डोम बना हुआ है उसके नीचे बैठो, आप बहुत देर तक वहां बैठ सकते हो, क्योंकि हमारा स्पेस एलिमेंट्स उसको कनेक्ट कर रहा है। आपने प्राचीन गुरुकुल की फोटो देखी होगी, गुरु बैठे हैं वृक्ष के नीचे और शिष्य बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। तो वो पढ़ाई का जो तरीका था वो कनेक्ट था ऊपर आकाश एलिमेंट्स से। और ये आकाश बहुत बड़ी मेमोरी है, इसमें बहुत चीजें सेव हो रखी है। इसीलिए आप देखते होंगे गुरु एकदम ध्यान अवस्था में बैठे हैं, मौन अवस्था में बैठे हैं, और शिष्य भी अपना ध्यान, वो कनेक्टिविटी हो रही है दोनों के बीच में। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः छिन्न संशया। गुरु मौन रूप में व्याख्यान दे रहे हैं और शिष्य उस व्याख्यान को, वो जो बातें चल रही है वो आपस में ग्रहण कर रहे हैं। किसके माध्यम से? आकाश तत्व के माध्यम से। तो इसी प्रकार से वास्तु में कहा गया है कि जो एलिमेंट आपके घर का खराब होगा वो एलिमेंट आपके जीवन में, वो आपके बॉडी में, आपके घर में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उनके शरीर में भी वो उस एलिमेंट की कमी होगी। तो इसीलिए अपने जीवन को, अपने ग्रह को ज्योतिष के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार और प्रैक्टिकल वे पे जाकर के, इस शास्त्र को केवल आप अध्यात्म ना समझे, केवल एक जीने की कला आपको सिखा रहा है। कुछ लोग आगे वीआईपी चेयर में बैठे हैं, वो थोड़ा आरामदायक है। कुछ थोड़ा पीछे बैठे हैं प्लास्टिक की चेयर में, थोड़ी देर बाद फिर दुखने लग जाएगा, इधर उधर घूमेंगे। वो क्या है? वो आपने अपने आप को सामंजस्य के रूप में स्थापित किया हुआ है। जो आगे बैठे हैं उनके लिए थोड़ा और कंफर्टेबल है, जो थोड़ा पीछे बैठे हैं वो और कंफर्टेबल है। थोड़ी देर में यहाँ पे अगर भीड़ बढ़ जाए, कुछ लोग खड़े भी होंगे, तो जो खड़े वाले हैं वो और दिक्कत महसूस करेंगे। कहने का तात्पर्य है, शास्त्र आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करने की एक दिशा देते हैं, कार्य करना आपका कार्य है। इसी वैसे तो शास्त्र की जितनी भी हम प्रशंसा करें, जितने भी उसके विषय में बताएं, कम ही है। लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए आगे भी इस संस्थान में और भी कार्य होने हैं, तो मैं अधिक अपना वक्तव्य न कहते हुए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और इस चातुर्मास की इस पवित्र गंगा में सभी के लिए एक स्नान का मौका है, अवसर है। आप अपने रिचुअल्स से जुड़ें, अपने वेदों से जुड़ें, अपने शास्त्रों से जुड़े। उनमें जो लिखी बातें हैं वो 100% सत्य है, एक भी बात
उसमें व्यर्थ नहीं कही गई है, बस हम समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, इसलिए हम उसको नकार देते हैं। जैसे विज्ञान की एक लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी में जिस चीज़ को रख देगा, अगर लेबोरेटरी ने पास किया तो विज्ञान ने पास कर दिया, और नहीं किया तो वो उसको किनारे रख देता है, उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी